हेलो एवरीवन, आप सभी का टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसे कहते हैं, यानी कि पीसीसी। प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज ए हार्डन मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। प्लेन सीमेंट कंक्रीट एक हार्डन मास होता है जो बना हुआ होता है सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर का मिक्सअप से। प्लेन सीमेंट कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ के। हम लोग पीसीसी का यूज कहाँ करते हैं? हम लोग पीसीसी का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग पीसीसी का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेंसाइल स्ट्रेस। अब हम लोग जानेंगे आरसीसी किसे कहते हैं, यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट किसे कहते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज़ वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टू improve the tensile strength of concrete, some sort of reinforcement is needed। यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कंक्रीट में एक रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाए उस स्ट्रक्चर के अंदर। आरसीसी जनरली दो मटेरियल का बना हुआ होता है, एक कंक्रीट एंड दूसरा स्टील रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट हम लोग जनरली स्टील बार का प्रोवाइड करते हैं। द यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट इन द कंक्रीट is not only increase its strength but also helps in preventing the temperature and shrinkage stress। यानी कि रिइंफोर्समेंट यदि हम लोग कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं तो उसका केवल स्ट्रेंथ ही इंक्रीज नहीं होती है बल्कि वो टेम्परेचर और श्रिंकेज स्ट्रेस को भी रोकती है। यूज ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, हम लोग आरसीसी का यूज क्या क्या बनाने में करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, वाटर टैंक बनाने में, रोड एंड रेलवे ब्रिज बनाने में, चिमनी एंड टावर्स बनाने में, रिटेनिंग वॉल्स बनाने में। एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी, आरसीसी का क्या क्या एडवांटेज है? स्ट्रेंथ, आरसीसी एक गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टेंशन जोन में as well as compression zone। सेकंड है ड्यूरेबिलिटी। आरसीसी स्ट्रक्चर आर ड्यूरेबल इफ डिजाइन एंड लेड प्रॉपरली। आरसीसी स्ट्रक्चर का लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीसीसी स्ट्रक्चर। इसे हम लोग कम से कम 100 साल के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। मोल्डेबिलिटी, आरसीसी सेक्शन को हम लोग किसी भी शेप का बना सकते हैं बहुत ही इजीली। फोर्थ, डक्टिलिटी, द स्टील रिइंफोर्समेंट इम्पार्ट्स डक्टिलिटी टू द आरसीसी स्ट्रक्चर। स्टील रिइंफोर्समेंट आरसीसी स्ट्रक्चर को डक्टिलिटी प्रदान करती है। इकोनॉमी, आरसीसी स्ट्रक्चर इज चीपर एज कम्पेयर टू स्टील एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। फायर रेजिस्टेंस, आरसीसी structures are more fire resistant than other commonly used construction material like steel and wood। आरसीसी स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? आरसीसी structures are heavier than other structure like steel, wood, glass, etc। आरसीसी needs lot of formwork, centering to be fixed, thus require lot of site space and skilled labor। Types of loads on RCC structure। फर्स्ट, डेड लोड्स। डेड लोड्स हम लोग IS 875 पार्ट 1 से कैलकुलेट करते हैं। डेड लोड किसे कहते हैं? सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज डेड लोड। यानी कि स्ट्रक्चर का जो लोड होगा उसे डेड लोड कहेंगे।
लाइव लोड और इम्पोज्ड लोड। लाइव लोड इसे हम लोग टेम्पोरेरी लोड भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइव लोड हम लोग किसे कहते हैं, लाइव लोड में आती है जैसे फर्नीचर, टेबल्स, मशीन्स ईटीसी, क्योंकि ये मूवेबल होती है, इसे हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसे लाइव लोड कहा जाता है। लाइव लोड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है IS 875 पार्ट 2। थर्ड इज विंड लोड। विंड लोड किसे कहते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ विंड is to be considered in the design of buildings. It depends upon the velocity of wind, shape and size of the building. Wind load डिपेंड करता है कि विंड का स्पीड कितना है और शेप एंड साइज क्या है बिल्डिंग का। स्नो लोड, जब कोई बिल्डिंग स्नोफॉल एरिया में प्रेजेंट होता है और जब वहाँ पर स्नोफॉल होती है तो जिसके कारण बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में जो लोड लगती है उसे स्नो लोड कहते हैं। इसे हम लोग IS 875 पार्ट 4 से निकाल सकते हैं। अर्थक्वेक लोड्स। अर्थक्वेक लोड्स डिपेंड करता है कि बिल्डिंग किस किस लोकेशन पे बनाया गया है। जैसे इंडिया को 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, तो इससे डिपेंड करता है कि बिल्डिंग किस जोन में है, और इसे फाइंड करने के लिए हम लोगों को IS 1893 2002 पार्ट 1 की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग कौन कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है लोड फैक्टर और अल्टीमेट मेथड, थर्ड इज लिमिट स्टेट मेथड। ये 3 टॉपिक का डिस्कस हम लोग जैसे जैसे आगे सिलेबस कवर करते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। अब हम लोग कुछ टर्म्स जान लेते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट किसे कहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे हम लोग लिख देते हैं कि M20 ग्रेड का कंक्रीट है। जैसे हम लोग लिख देते हैं कि M20 ग्रेड का कंक्रीट है, जिसमें M का मतलब होता है डिज़ाइन मिक्स और 20 होता है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm²। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, तो मैं एक यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। ग्रेड मिक्स रेशियो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। रेशियो, अब मिक्स रेशियो क्या है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें हम लोग रेशियो किस तरह से यूज करते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स। तो मैं यहाँ पे M10 ग्रेड लेता हूँ। M10 का रेशियो होता है 1:3:6 और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 होता है, जो कि न्यूटन पर mm² में होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं रेशियो जो होता है 1:3:6, यानी कि यदि हम लोग किसी कंटेनर से 1 कंटेनर सीमेंट लेते हैं तो 3 कंटेनर सैंड की ज़रूरत है और 6 कंटेनर एग्रीगेट उसमें डालना चाहिए, तो हमें M10 ग्रेड की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं हम लोग M15 के बारे में। M15 जिसका रेशियो है 1:2:4, वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 है न्यूटन पर mm²।
यानी कि यदि हम लोग 1 कंटेनर सीमेंट यूज़ करते हैं तो 2 कंटेनर हम लोग को सैंड और 4 कंटेनर एग्रीगेट्स की ज़रूरत पड़ेगी M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए। उसी तरह से M20 जिसका रेशियो होता है 1:1.5:3 और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm²। M25 का रेशियो होता है 1:1:2। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm² होता है। M30 या फिर उससे अबव और अबव, इसके आगे हम लोग डिज़ाइन मिक्स करते हैं। और M30 के लिए 30 न्यूटन पर mm² होगा और इसके अबव यदि 35 होती है तो 35 न्यूटन पर mm² होगी और 40 के लिए 45 न्यूटन पर mm² होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि डिज़ाइन मिक्स किसे कहते हैं। डिज़ाइन मिक्स, डिज़ाइन मिक्स is a process where each and every design mix is a process where each and every ingredient of concrete is first tested in the laboratory। और अब यहाँ पे और एक पार्ट आती है जो कि होती है नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स किसे कहते हैं। नॉमिनल मिक्स Nominal mix specifies the portion of cement, sand and aggregates without making special effort to know their individual properties। हम लोग कोई स्पेशल एफर्ट नहीं लगाते हैं सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स का प्रॉपर्टी जानने के लिए, उसे ही नॉमिनल मिक्स कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट को कितना ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जनरली ग्रेड ऑफ कंक्रीट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिवाइड्स इनटू 3 ग्रुप्स। सबसे फर्स्ट है ऑर्डिनरी ग्रुप। ऑर्डिनरी ग्रुप में कौन कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स आती है। ऑर्डिनरी ग्रुप के अंदर जैसे M10, M15 या फिर M20, ये सारे ग्रुप ऑर्डिनरी ग्रुप के अंदर आती है, या फिर M5, M7.5, ये सारे भी ऑर्डिनरी ग्रुप के अंदर ही आती है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा ग्रुप के बारे में। दूसरा ग्रुप है स्टैंडर्ड कंक्रीट।
स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंदर M25, M30, M35 ये अप टू M55 तक होती है। थर्ड इज हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में M60 से लेकर M62 M80 तक ग्रेड ऑफ कंक्रीट की मिक्स आती है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। टाइप्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट। माइल्ड स्टील को हम लोग Fe250 भी कहते हैं। Fe250 में जो 250 है वो यील्ड स्ट्रेंथ है और इसे डिनोट करते हैं Fy से, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड इज हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, यानी कि HYSD बार्स। HYSD बार्स किसे कहते हैं? HYSD बार्स में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, और इसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील के। HYSD बार दो टाइप का होता है। फर्स्ट हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स, सेकेंड कोल्ड वार्क हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स। तीसरा है TMT बार्स। TMT बार्स का फुल फॉर्म क्या है? थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार्स। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार्स। TMT bars are manufactured by passing hot rolled steel bars through cold water। जब हम लोग hot rolled steel bars को cold water के थ्रू पास करते हैं तो हम लोगों को TMT bars मिलती है, जिसका आउटर सरफेस जो रहता है वो हार्ड रहता है। यानी कि ये TMT bars है जिसका आउटर सरफेस हार्ड होगा और इनर सरफेस कोल्ड होगा। TMT बार्स का एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस, सबसे फर्स्ट ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ देता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ। सेकंड बेटर वेल्डेबिलिटी। थर्ड एक्सलेंट डक्टिलिटी। फोर्थ सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस। ये सब TMT बार्स का एडवांटेजेस है। अब हम लोग जानते हैं कि CRS बार्स किसे कहते हैं। फोर्थ इज CRS बार्स। CRS बार्स का फुल फॉर्म होता है कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील बार्स। इसे कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील बार्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्रोमियम का परसेंटेज 1.5% ऐड किया जाता है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण CRS बार में कोरोजन होने की चांसेस कम हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।